Hello everyone, welcome back to the free series of accountancy. So today we are doing chapter number 1 accountancy class 11 part 2 जो कल टेक्निकल एरर की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। आज हम सीखेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन से है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मतलब जो हमने डेटा क्रिएट किया है। कल हमने पढ़ा था अकाउंटेंसी क्या होता है, उसका जो डेटा कलेक्ट हुआ है और जो उसके रिजल्ट्स आए हैं उसको कौन कौन यूज करता है। देयर कैन बी इंटरनल यूजर्स मतलब विद इन द कंपनी एंड देयर कैन बी एक्सटर्नल यूजर्स विच आर आउटसाइड द कंपनी। इंटरनल यूजर्स दो तरह के हैं, ओनर्स एंड मैनेजमेंट। अब ओनर्स और मैनेजमेंट अलग अलग बताया गया है, आगे चल के देखते हैं कैसे। ओनर्स फॉर एग्जाम्पल अगर एक छोटी सी दुकान की बात करते हैं तो वहां पे कौन होते हैं, सेठ जी। अब मैंने एग्जांपल लिया सेठ जी कैफे, तो सेठ जी वहां पे बैठे होते हैं तो वो अकाउंट्स को देखेंगे कि साल बाद मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है। तो वो देखेंगे कि पिछले साल से ज्यादा है या कम है, सारी की सारी उसकी इंटरप्रिटेशन देखेंगे। तो वो कर रहे हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज। अगर है किसी बड़ी कंपनी की बात, जैसे आ जाती है डी मार्ट। डी मार्ट के बहुत सारे स्टोर्स हैं, एक स्टोर तो है नहीं, विद इन अ सिंगल सिटी दे हैव 4 to 5 स्टोर्स। तो उन स्टोर्स में क्या डी मार्ट का मालिक खुद बैठता है? नहीं, डी मार्ट का मालिक कौन है, मिस्टर दमानी। तो वो खुद तो बैठते नहीं है, उन्होंने किसको बिठा रखा है, मैनेजमेंट को। यानी कि एक टीम है, एक मैनेज करने वाली टीम है जो हर एक ब्रांच के ऊपर बैठी हुई है, कंट्रोल कर रही है सारा कुछ, उस टीम को बिठाया हुआ है। तो वो मिस्टर दमानी को रिपोर्ट करते हैं रिजल्ट्स थ्रू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन है उसमें से जो रिजल्ट्स आए, जो प्रॉफिट्स आए, वो ओनर को जाके बताते हैं। अब इस केस में हमारे सेठ जी कौन है, डी मार्ट के असली मालिक। तो एक तरह से ओनर्स भी डेटा को यूज कर रहे हैं और मैनेजमेंट भी इस डेटा को यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जोमेटो, जोमेटो वाले राइडर वाले भैया आपके घर पे आते होंगे पिज्जा वगैरह देने के लिए। तो आपको आज तक पता है कि जोमेटो का मालिक कौन है? नहीं पता होगा शायद। तो जोमेटो के जो मैनेजमेंट है, अलग अलग शहरों में अलग अलग मैनेजमेंट होगी जोमेटो की भी। तो वो किसको रिपोर्ट करती हैं, टू द सेठ जी या फिर टू द ओनर। नेक्स्ट आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। 7 तरह के एक्सटर्नल यूजर्स हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। और मेरी क्लासेस जितने भी दोस्त अटेंड कर रहे हैं, एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरी क्लासेस वन शॉट वाली क्लासेस नहीं होंगी। जितनी भी डिटेल रिक्वायर्ड है वो पूरी की पूरी आपको मिलेगी। वो वन शॉट वाला काम मैं नहीं करता हूं। ईमानदारी से हमें काम करना है। आपके पेरेंट्स इतनी फीस भर रहे हैं तो आपको भी चाहिए कि वन शॉट वाली क्लासेस हो तो बिल्कुल भी अटेंड मत करो। वो तो जस्ट एक सिलेबस पूरा करवाने वाली बात है। आपको अंकित सर के पास आए हो तो एटलीस्ट सब्जेक्ट के बारे में 100% नॉलेज एक्वायर करके यहां से जाना है। आज हमें यहां से कुछ सीख के जाना है, इस नजर से पढ़ना है। पहला है एक्सटर्नल यूजर्स में इंप्लॉइज एंड वर्कर्स। इंप्लॉइज एंड वर्कर्स वो क्यों देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? आखिर उनको कंपनी के प्रॉफिट लॉस में क्या ही फर्क पड़ रहा है, पड़ता है। दे ऑल्सो वॉन्ट टू चेक वेदर देयर जॉब इज सेफ, क्या उनकी नौकरी सेफ है। अब आप बताओ, जो कंपनी खुद घाटे में है वो टाइम टू टाइम इंप्लॉयज को सैलरी दे पाएगी? नहीं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में ज्यादा लॉस होने की वजह से कुछ इंप्लॉयज को बाहर निकाल दिया जाए खर्चे कम करने के लिए। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ले ऑफ। कोरोना के टाइम पे काफी सारी कंपनीज ने ले ऑफ करा था, काफी कईयों के पेरेंट्स की जॉब गई होगी। तो वो जानना चाहते हैं कि बिकॉज ऑफ पुअर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैन दे ले देम ऑफ। ऐसा तो नहीं कि उनकी जॉब चली जाएगी। अनदर थिंग, कई बार क्या होता है, इंप्लॉयज को जो बोनस मिलता है साल के साल, जैसे दिवाली बोनस या फिर कई बार होता है कमीशन मिलती होती है, कितना कंपनी को प्रॉफिट होगा उसके ऊपर ये कुछ परसेंटेज होगी। जैसे 1 लाख का प्रॉफिट होता है, 10% दे रहे हैं तो 10,000 मिलेगा। अगर 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ तो 10% दे रहे हैं तो कितना हुआ, 12,000 हो गया। इस तरह से भी उनको एक इंटरेस्ट होता है। कुछ और भी कारण हो सकते हैं।
आप में से कितने पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स हैं जिनकी सैलरी में से अलग अलग डिडक्शंस हो जाती हैं, कुछ पैसे काट लिए जाते हैं, जो पैसे उनके कट जाते हैं वो डिडक्शंस टाइम टू टाइम बैंक में डिपॉजिट भी करवाता है जिसने उसको नौकरी दे रखी है। अगर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, अगर वो खुद प्रॉफिट में होगा, तो वो टाइम टू टाइम बैंक में भी वो पैसा जमा कराता रहेगा जो उसने काट रखा है। सो ये सब चीजों में होता है एम्प्लॉयज या वर्कर्स को इंटरेस्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज बैंक्स एंड, नेक्स्ट है हमारे पास बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इनको हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या डेटा की क्या ही जरूरत पड़ी। ये देते हैं बेटा लोन यानी कि कर्ज, यानी कि इंग्लिश में डेट। अब देखो इस आदमी जो सीधा खड़ा रहता था, कर्ज की वजह से वो झुक गया है। बेटा कहते हैं कर्ज चढ़ाना आसान है और उतारना बहुत मुश्किल है। जब किस्तें वापस करनी पड़ती हैं तभी पता चलता है कि कर्ज कैसे लिया जाता है। अब बैंक्स देखते हैं नॉर्मली, अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी आती है तो वो क्या देखते हैं कि उसकी सैलरी इतनी है कि वो ईएमआई यानी कि किस्तों को टाइम टू टाइम पे कर पाएगा, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट को पे कर पाएगा। हर महीने एक अमाउंट फिक्स करी जाती है, 17,000 का महीना, 18,000 का महीना। क्या वो इसको पे करने के योग्य है? तभी तो बैंक आपको लोन देगा। वो क्यों लोन देगा? अगर उसको वापिस ही नहीं आएंगे पैसे, उसको आपसे ब्याज भी वसूलना है और अपना मूल भी वापिस लेना है। और अगर है हमारा बिजनेस, तो क्या देखेंगे बिजनेस में ऐसा लोन देने से पहले कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कि क्या वो बिजनेस इतना प्रॉफिट जनरेट करता है कि वो धीरे धीरे करके हमारी किस्तें उतार दे, क्या उसमें इतना कैश आता है हर महीने कि वो हमारी ईएमआई को आसानी से पे कर दे। अब ये मैंने कुछ फोटोग्राफ्स अटैच करी है न्यूज़पेपर में से लेके। मिस्टर अदानी जो कि इस टाइम इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन हो चुके हैं, मुकेश अंबानी को भी ये क्रॉस कर चुके हैं। मुकेश अंबानी जियो के कंपनी के मालिक, जो आपने जो सुना था कि जियो के रेट बढ़ गए हैं, उनके बेटे की शादी भी थी पीछे, उनसे आगे जा चुकी है मिस्टर अदानी इन टर्म्स ऑफ नेटवर्थ, मतलब कुल संपत्ति के मामले में। तो कैसे हुआ ये सब? इनको बहुत सारे लोन्स मिल गए बेटा, तो इन्होंने काफी सारे बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी। अब इनके ऊपर इस टाइम एज पर न्यूज़पेपर, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, बलून है द नेट डेट, मतलब पूरा कर्ज, कुल कर्ज इनके ऊपर $26 बिलियन का है। 1 बिलियन में बेटा 9 जीरोस होते हैं, और फिर 26 बिलियन को आप डॉलर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 100 रुपीज का एक डॉलर है, अराउंड 90 to 100 के बिटवीन, तो उसके साथ अगर मल्टीप्लाई करो तो इतना कर्ज इनके ऊपर है। और आजकल आपको पता है काफी सारे बैंक्स का दिवाला भी निकल रहा है, बैंक बंद हो जाते हैं रातों रात। सपोज यस बैंक बंद होता होता बचा वो, तो कहते हैं जिन्होंने अदानी को लोन दे रखा है वो थोड़ी सी कंपनीज एक्सपोज्ड है। एक्सपोज्ड इन द सेंस उन पे थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है, क्योंकि उन पे कर्ज बहुत ज्यादा, ब्याज भी उस हिसाब से फिर अगले महीने बढ़ता जाता है। तो अगर 1-2 महीने बिजनेस बाई चांस डाउन हो गया तो वो इंटरेस्ट चढ़ता ही चला जाएगा, ऊपर के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है। सबसे ज्यादा कर्ज इनको दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला हो गया स्क्रीन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे ज्यादा दे रखा है, बस इतना मैं आपको बताना चाहूंगा। और इंडिया का सबसे बड़ा बैंक भी फिलहाल यही है। नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो इस्टेब्लिश्ड ऑलरेडी जो बिजनेस चल रहे हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे ऑलरेडी चल रहे बिजनेस, जैसे कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, तो वो बिजनेस ऑलरेडी चल रहे हैं, उनमें उन्होंने पैसा लगाया। कैसे लगाया? स्टॉक मार्केट के थ्रू उनके शेयर्स खरीद रखे। उनको आने वाले टाइम में मिलेगी एक रिटर्न, यानी कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उनको भी मिलेगा। तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट मनी इन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कंपनीज फॉर अ रिटर्न और अ प्रॉफिट। अब पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल मतलब फ्यूचर में आने वाले इन्वेस्टर्स, वो क्या देख के इन्वेस्ट करते हैं आपकी कंपनी में? यही देखते हैं कि आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल है। जो बेटा खुद कुछ नहीं कमाता वो आपको क्या ही कमा के देगा। तो इन्वेस्टर्स भी यही देखते हैं, अगर आपकी कंपनी खुद कमा रही है तो वो उनको भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट में से हिस्सा देगी, शेयर देगी। ये है मिस्टर राकेश झुनझुनवाला। इन्होंने बेटा शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके, इनको कहा जाता है वॉरेन बफे ऑफ इंडिया। वॉरेन बफे फॉरेन के एक इन्वेस्टर थे, उन्होंने काफी ज्यादा पैसा कमाया और इस टाइम वो अमेरिका के सबसे वेल्थीएस्ट इन्वेस्टर हैं। उनकी नेट वर्थ सबसे ज्यादा है। और इंडिया के अंदर
जिस इन्वेस्टर की नेटवर्थ सबसे ज्यादा है वो है मिस्टर राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला जी ने कुछ शेयर्स खरीदे थे, उन शेयर्स की बेटा वैल्यू आज 41,000 करोड़ है और वो काफी ज्यादा प्रॉफिट में है। उन्होंने कुछ फ्रैक्शंस में ही पैसे लगाए थे, शायद 8वां या 10वां हिस्सा ही था, शायद उन्होंने इन्वेस्टमेंट 1 या 2 करोड़ से स्टार्ट करी थी एंड ही मेड 41,000 करोड़। क्या आप भी इतने पैसे कमा पाओगे? यस ऑब्वियसली। अगर आप बेटा अकाउंट्स सीख गए और उसके बाद रेगुलर क्लासेस में आते रहे, ग्रेजुएशन कर गए, तो मैं आपको दावा देता हूं कि आप एक दिन एक बड़े इन्वेस्टर भी बन सकते हो। तो इसलिए अपने लेक्चर्स को ध्यान से सुनो। अंकित सर जब क्लास लेते हैं, आई एम ऑलवेज बीइंग एरोगेंट, और मैं आपको साफ कह रहा हूं कि यहां से आप कुछ सीख के ही जाओगे। वो वन शॉट लेक्चर्स वाला काम अपने को नहीं आता। जिसने कुछ सीखना है वो ही आओ यहां पे। ऑल इन्वेस्टर्स फाइंड डेटा इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो इन्वेस्टर्स अपने पैसे किसी कंपनी के हाथ में देने से पहले ये देखते हैं कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं। वो कैसे पता चलता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या डेटा को देखकर कि उसके फ्यूचर में आने वाले प्रोस्पेक्ट्स यानी कि प्रॉफिट्स किस तरह के होंगे, कि उसका स्कोप कैसा है, एंड टू चेक देयर परफॉर्मेंस। और दे ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट अंडर वैल्यूड कंपनीज। कंपनी की वैल्यू कितनी है? सपोज है उसकी 1 करोड़ की वैल्यू है और इस टाइम उसके शेयर्स बिक रहे हैं सपोज 70 लाख रुपए के, तो उनको 30 लाख रुपए का उसमें प्रॉफिट नजर आ रहा है। अगर कोई चीज आपको सस्ते में मिल जाए और आपको पता है कि इसकी इतनी वैल्यू है, तो वो धीरे धीरे करके मंदी के कारण अगर वैल्यू थोड़े टाइम के लिए कम भी है तो वापस वैल्यू वहीं पर आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं बेटा? जो छोटा छोटा उधार देते हैं। जैसे आपकी किराने की शॉप है तो आप कुछ सामान उधार ले आते हो, कहते हो अंकल हम अभी तो हमारा सेल नहीं हुआ, जैसे आप ब्रेड्स ले गए 10 पीस, आपके पास पेमेंट नहीं है, लेकिन आपको पता है कि शाम को मेरी बिक जाएंगी और मैं उसको पेमेंट कर दूंगा। तो छोटा छोटा उधार देते हैं दुकान वालों को। जब अगर मैं उधार ले रहा हूं तो मेरे लिए जो उधार दे रहा है वो कौन है? क्रेडिटर। कौन है? क्रेडिटर। अभी टर्म्स वाले चैप्टर में आपको ज्यादा पता चलेगा, लेकिन बेसिकली ये भी उधार ही देते हैं, लेकिन छोटे लेवल का उधार देते हैं। मतलब कि वो आपको, जैसे अगर आपकी कपड़े की शॉप है तो वो आपको कपड़े दे देंगे, आप जब बेच दोगे तो बेच के पैसे उनको लौटा देना। 2-3 महीने का टाइम देते हैं, वो ज्यादा लंबा तो क्रेडिट देते भी नहीं है। Those who give credit to our business in terms of payment against goods purchased, मतलब आपने उनसे सामान खरीदा बेचने के लिए, आगे उन्होंने आपको पेमेंट की टर्म्स दे दी कि आप 3 महीने के अंदर अंदर बेटा पेमेंट दे देना या 2 महीने के अंदर, तो वो आपको उधार दे रहे, तो वो भी आपकी क्या देखेंगे? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वो ये देखेंगे कि आप उनको पैसे लौटाने के योग्य हो या नहीं, तभी वो आपको उधार देंगे। तो ये मैंने एक फोटो बना रखी है। आजकल आपने देखा हुआ है कि लोग बैंक से, क्रेडिटर से उधार ले लेते हैं, बाद में कुछ खुदकशी करके धमकी देते हैं कि हम हमारे पास तो पैसे है ही नहीं, हम खुदकुशी कर लेंगे। तो ये वाला सीन एक नॉर्मल आजकल चल रहा है। इसीलिए वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को पहले से ही देख लेते हैं कि बाद में कहीं ये वाला सीन ना हो जाए। ये कब होता है? जब आपके पास प्रॉफिट्स है नहीं और आपने उधार चढ़ा लिया अपने ऊपर ज्यादा, बाद में लोग सुसाइड कर लेते, पैसे बचाते हैं मर। तो उनको ये होता है कि हमारे पैसे जो हैं वो किसी सेफ हैंड्स में जाए, इस तरह के आदमी के पास ना चले जाए। वो उधार देते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, छोटा छोटा प्रॉफिट, 1000-2000 कमा लिया डेली का। अगर आप उनके पैसे ही जो उन्होंने अमाउंट लगाई वो खत्म कर दो, फिर उनको क्या फायदा? इसलिए वो देखते हैं आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। अब गवर्नमेंट कैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करती है? जितना आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा उसके ऊपर उतना ही ज्यादा आपका इनकम टैक्स बनेगा या अदर टैक्सेस जैसे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गवर्नमेंट आपके अकाउंट्स चेक भी कर सकती है टाइम टू टाइम, कभी रेट्स पड़ती है ना, तो वो कैसे देखती है? थ्रू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक। पब्लिक मतलब आपके और मेरे जैसे लोग, आपके और मेरे जैसे लोग। हम कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देख के क्या ही करेंगे? करते हैं बेटा लोग। कारण क्या है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो आसमान में इतना सारा धुआं छोड़ती हैं, वो धुआं कहां जाता है? हम लोग अपनी सांस के थ्रू ले लेते हैं, या वो वेस्ट ऑफ वाटर जो है वाटर बॉडीज के अंदर छोड़ देती है, इतना सारा पोल्यूशन फैलाती है। तो हम ये देखते हैं कि वो सोसाइटी को इतना सारा नुकसान पहुंचा रही है बड़ी बड़ी कंपनी, तो उसके बदले में हम उनसे कंपनसेशन मांगते हैं, उसके बदले में हम हर्जाना मांगते हैं। हर्जाने में हम क्या मांगते हैं कि आप इतना बुरा कर रहे हो हमारे साथ, तो हमें भी कोई फायदा तो दो।
तभी तो हम आपको ये प्लांट लगाने देंगे, नहीं तो हम आपका प्लांट बंद करवा देंगे, आप इतना पोल्यूशन कर रहे हैं। तो उसको क्या बोला जाता है बेटा, जो बेनिफिट सोसाइटी को देती है कंपनी, उसको बोला जाता है कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी, सोशल का मतलब सोसाइटी की तरफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की तरफ कैसे पूरी कर रही है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि वो एम्प्लॉयमेंट दे रही है सोसाइटी के लोगों को, जॉब्स क्रिएट कर रही है, तो कुछ लोगों को घर चल रहा है, कुछ तो फायदा हो रहा है, इसीलिए हम इस तरह की कंपनीज को क्या करने देते हैं, सर्वाइव। अब मैं इसका आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, सर रतन टाटा जी मर चुके हैं, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक। उन्होंने क्या करा है, कैंसर तक के फ्री इलाज के लिए हॉस्पिटल्स बना रखे हैं। वो जितना प्रॉफिट्स होता था उनकी कंपनी को, उसमें से 60% से ज्यादा वो सोसाइटी के बेनिफिट्स के ऊपर खर्च कर देते थे हर साल। एक ही मात्र आदमी आपको मिलेगा 60% कंपनी की आमदन का दान में दे देता था थ्रू टाटा ट्रस्ट। टाटा केमिकल्स प्लांटेड 70,000 ट्रीज इन एन आवर। एनवायरमेंट के उन्होंने नुकसान पहुंचाया है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के लेवल को, तो उन्होंने 70,000 पेड़ एक ही दिन में लगा दिए। टाटा की कंपनी है टाटा केमिकल्स, इसकी कई सारी कंपनीज है, जैसे टाटा मोटर्स, आपने टाटा की गाड़ी भी चलाई होगी, तो बहुत सारी है। टाटा का नमक, कितने ही टाटा के प्रोडक्ट्स है। ताज होटल भी है टाटा का, मुंबई वाला, जहां पे टेररिस्ट अटैक हुआ, वो भी इन्हीं का है। वर्क प्लेस एथिक्स, कि वहां पे जहां पे काम चल रहा है फैक्ट्री के अंदर, वहां पे औरतों की क्या इज्जत करी जाती है या नहीं, क्या प्रेग्नेंट औरतों को छुट्टियां दी जाती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे या नहीं, ये होती है वर्क प्लेस एथिक्स। एथिक्स का मतलब जो अच्छी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए फैक्ट्री के एरिया के अंदर, वो वहां पे हो रही हैं या नहीं, ये सब देखा जाता है बेटा जब हम जैसे लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। सर आपने तो बोला था कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिर्फ पैसे के रिलेटेड होती है, ये तो कुछ और ही पेड़ पौध लगाने की बातें हो रही हैं, तो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कहां से आई। तो बेटा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक अलग से पेज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ होता है, लेकिन ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज के केस में है, छोटी छोटी दुकानों के लिए नहीं होता। अब नेक्स्ट पे आते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप पूरा सब कुछ सीख के जाओगे। रिसर्चर, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं किसी एक टॉपिक के, जैसे कि अकाउंट्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और या फिर डिसीजन मेकिंग के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहे हैं, वो अपने एक्सपेरिमेंटेशन के लिए अलग अलग कंपनीज का डेटा उठाते हैं, उसको प्रोसेस करके देखते हैं कि कैसा और क्या रिजल्ट आ रहा है। उनके दिमाग में अब क्या पर्पस है, रिसर्च का ही कुछ ना कुछ पर्पस है। आगे है बेटा एडवांटेजेस या फिर रोल ऑफ अकाउंटिंग। चाहे आपको क्वेश्चन है एडवांटेज, चाहे है रोल ऑफ अकाउंटिंग, तो आंसर आपका सेम ही रहेगा। अब क्या क्या फायदा हुआ अकाउंटिंग करने से, अकाउंटिंग का डेटा बनाने से क्या क्या बेनिफिट हुआ। पहला बेनिफिट है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, जिसमें आपने प्रॉफिट या फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में डेटा बना लिया है। असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए भी आसान हो गया डिसीजन करना या फिर अपने ओनर को रिपोर्ट करना। हमने पढ़ा था ना यूजर्स में कौन यूज करता है डेटा को, मैनेजमेंट। इट रिप्लेसेस द मेमोरी, अगर हम सारा कुछ बुक्स के अंदर प्रॉपरली हाथ से लिख के या कंप्यूटर के थ्रू रिकॉर्ड ना करें, पड़ेगा लोड। अब एक साल का तो मान लो याद कर भी लिया, उससे पिछले 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 कितने ही साल, कितने सालों आप याद रखोगे, तो इट रिड्यूसेस द लोड ऑन द मेमोरी। फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, एक साल मेरा 10,000 का प्रॉफिट हुआ, अगले साल मेरा 12,000 का प्रॉफिट हुआ, उसके अगले साल इतने का हुआ, तो ये क्या कर रहा है, कंपैरिजन को फैसिलिटेट कर रहा है। या फिर एक कंपनी और दूसरी कंपनी के बिटवीन कंपैरिजन, जैसे टाटा और रिलायंस के बिटवीन कंपैरिजन। हेल्प इन टैक्सेशन, गवर्नमेंट के टैक्सेस की कैलकुलेशन करने में हेल्प, अभी ये समझाया था। इट हेल्प्स एज एन एविडेंस इन द कोर्ट, अगर कल को गवर्नमेंट भी हमारे ऊपर केस कर देती है कि टैक्स इतना नहीं भाई इतना बन रहा है, तो फिर वो हमारा बुक्स एविडेंस के केस में काम आएगा। एविडेंस मतलब सबूत के तौर पे कि हमें इतना नहीं इतना प्रॉफिट एक्चुअली हुआ है। फैसिलिटेट्स लोन्स, बैंक्स हमारे इन्हीं डेटा को देखकर हमें देंगे लोन। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, छोटे बड़े जो फैसले कंपनी के अंदर लिए जाते हैं कंपनी के प्रॉफिट को इंप्रूव करने के लिए, वो कैसे होंगे, अकाउंटिंग के डेटा को देखकर। इतनी बड़ी कंपनी है बेटा डी मार्ट, इतना सारा राशन पड़ा हुआ है वहां पे, अगर कोई उठा के भाग गया तो कैसे पता चलेगा साल बाद कि कोई चोरी तो नहीं हुई, कि कोई जेब में डाल के तो नहीं ले गया सामान। थ्रू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जब भी सामान आएगा तो हम उसकी एंट्री यानी कि बिल कंप्यूटर में डाल देंगे, और जब सामान जाएगा तब भी डाल देंगे। अगर कुछ ऐसा हुआ बीच में कि सेल हमने करा नहीं
और सामान गायब हो गया तो हमें पता चल जाएगा। इससे क्या है, फ्रॉड्स की प्रिवेंशन या डिटेक्शन होती है, फ्रॉड्स को रोका भी जा सकता है और इसके बारे में पता भी चलता है। ऑल दो अदर मेथड्स भी हैं, कैमरास भी लगे होते हैं, बट फिर भी अकाउंटिंग डेटा ज्यादा रेलेवेंट है। बेटर कोऑर्डिनेशन, आपने देखा है ना, स्टेट बैंक की एक ब्रांच पे आप पैसे जमा कराओ तो पूरे इंडिया में अपडेट हो जाते हैं। ऐसे ही डीमार्ट अगर एक स्टोर पे सेल करेगा तो उसके सारे के सारे आउटलेट्स पे कंप्यूटर्स में वो डेटा चला जाएगा कि इस ब्रांच पे ये वाली चीज बिक गई है। इट हेल्प्स इन द बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ द ब्रांचेस। एक ब्रांच में आटा खत्म हो गया तो दूसरी ब्रांच से मंगा लिया जाएगा, कैसे पता चला, कंप्यूटर में से देखकर, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो गया। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट इन द बिजनेस, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए हम अच्छे फैसले लेंगे, उससे क्या होगा, हमारे बिजनेस के अंदर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आएगी। और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, हाँ जी हो सकते हैं, जो भी आप इसके अलावा और सोच सकते हो वो सारे पॉइंट्स यहाँ आ सकते हैं, बट वो बेनिफिशियल होना चाहिए। आगे है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, इसके नुकसान क्या है। सब्जेक्टिविटी, पहले दिन आपको बताया था अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अलग अलग सिंगर अलग अलग तरह से गाने गाते हैं, इसी तरह से अलग अलग बिजनेस अलग अलग तरह से अकाउंट्स बनाते हैं, या अलग अलग अकाउंटेंट अलग अलग तरह से अकाउंट्स बनाते हैं। तो दो जनों को कंपेयर करना क्या हो रहा है, मुश्किल। तो ये है सब्जेक्टिविटी। अगर दो जनों का तरीका सेम होगा तभी तो होगा ना कंपैरिजन। सपोज आपके मार्क्स आए ए ग्रेड और मेरे मार्क्स आए 94%, क्या आपस में कंपेयर किया जा सकता है? नो, क्योंकि उसको इवेल्युएट करने का तरीका अलग अलग है। एक्सपेंसिव, छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए अकाउंटेंट रखना बहुत महंगा काम है, कंप्यूटर लगाना पड़ता है या बुक्स लगानी पड़ती हैं, उसकी मेंटेनेंस बहुत है, प्रिंटर्स लगाने पड़ते हैं, बिल बुक रखनी पड़ती है, तो वो खर्चा पड़ता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, एक होता है क्वांटिटी और एक होता है क्वालिटी। जैसे कि हमने एक अच्छा मैनेजर अपॉइंट कर लिया तो वो चीज बुक्स में आएगी ही नहीं, रिकॉर्ड करी ही नहीं जाएगी। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, कभी कभी इसमें झूठा डेटा भी डाल दिया जाता है, अभी सामान बिका भी नहीं, और आपने सुना ना कई कंपनी फ्रॉड होती है, जाली सेल डाल देती बुक्स के अंदर, प्रॉफिट्स दिखा के लोन ले लेती हैं, लोन लेने के बाद भाग जाती हैं इंडिया छोड़कर। वो कैसे होता है, अनरियलिस्टिक, यानी नकली डेटा बनाना, नकली प्रॉफिट शो करके लोन ले लेना और बाद में भाग जाना। अकाउंटिंग इज नॉट एग्जैक्ट, अकाउंटिंग करते समय बेटा हम काफी सारी चीजें एस्टिमेशन बेसिस पे करते हैं, हमेशा एग्जैक्ट डेटा नहीं होता, कभी कभी एस्टिमेशन भी लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई भी एसी है अगर हमने खरीदा बिजनेस में, उसको करा जाएगा डेप्रीशिएट, धीरे धीरे करके उसकी वैल्यू कम करी जाती है, वो आगे चल के देखेंगे कैसे होता है, मैं बता देता हूँ, इन केस आप बाद में देख रहे हो क्लास तो आपको समझ आ जाएगी बात, लेकिन आप बात ये समझ लो कि इसमें एस्टिमेशन बहुत सारी है। तो डेप्रिसिएशन करने से जो वैल्यू बुक में एसेट की आ रही है, मार्केट वैल्यू का उसके साथ कोई भी लिंक नहीं है, हमने डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करी है, एस्टिमेटेड बेसिस पे। तो अकाउंट्स के अंदर एग्जैक्ट कुछ नहीं होता, काफी कुछ एस्टिमेट के ऊपर चलता है। सो ये थी हमारी आज की क्लास, चैप्टर 1 इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो छोटे छोटे और टॉपिक्स हैं वो आप स्टडी कर सकते हो, कॉन्सेप्ट रहेंगे सेम। किसी को कुछ प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछेगा तो जरूर उसको नेक्स्ट क्लास में रिप्लाई मिलेगी। फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।